DNA is a negative charged molecule and it is acidic in nature. So we require a positive charge compound to coil it. ठीक है, तो हमने लिया हिस्टोन प्रोटीन जो आपके H1, H2A, H2B, H3, H4 है। इन चारों ने मिलकर ऑक्टामर बनाया जिसको हमने हिस्टोन ऑक्टामर का नाम दिया। ये बेसिक है हिस्टोन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। यहाँ पर हिस्टोन कॉइल हो गया, H1 लिंकर आ गया। इस स्ट्रक्चर को हमने न्यूक्लियोसोम कहा। चाहे एक नंबर की डेफिनेशन आए तो भी डायग्राम बनाना है, कोई बड़ा भारी नहीं है, रफली आप बना सकते हैं। ऐसे ही एक बीड पर तो खाली एक न्यूक्लियोसोम पर तो ये कवर नहीं होगा, ऐसे पता नहीं कितने न्यूक्लियोसोम लगेंगे। सो इट विल कीप ऑन एडिंग सच न्यूक्लियोसोम्स। ये ऐसे ऐड होता रहेगा, एक आएगा फिर दूसरा आएगा, ठीक है, और फिर आपका ऐसे ही एड ऑन होता हुआ तीसरा चौथा ऐसे आएगा। ये जो इसकी रिपीटिंग यूनिट है, इस चेन को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम, दिस न्यूक्लियोसोम, राइट। ये बीड ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक धागे में जगह जगह पर मोती रखे हैं। ये दो टाइप का हो सकता है आपका, इट कैन बी यूक्रोमेटिन and it can be heterochromatin. It can be U and it can be hetero. Euchromatin जब ये लूज है, इसके बीच में गैप है, when it is loosely folded, we call it euchromatin. और जब यही बिल्कुल पास पास आ जाएगा, कॉम्पैक्ट आ जाएगा, तो we call it heterochromatin. When it is tightly folded, so we call it heterochromatin, right? ऑब्वियसली बात है, जो लूज है उसमें स्टेन करेंगे तो वो स्टेन इजीली निकल जाएगा, इसीलिए ये लाइटली स्टेन होगा और ये वाला आपका डार्क स्टेनिंग रखेगा। इट विल बी डार्कली, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज आएगी, ये वाला आपका जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो उसके लिए ओपन चाहिए होता है, तो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन करने में आसान है, so it is transcriptionally active and this one is inactive. तो ये ऐसे बना, डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन, पहले यूक्रोमेटिन बना एंड यूक्रोमेटिन से फाइनली हेट्रोक्रोमेटिन बना। नाउ हेट्रोक्रोमेटिन बन चुका है ये, अब क्या होगा, अब ये धीरे 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 और कुछ प्रोटीन से कॉइल होगा जिनको हम कहेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। some non-histone chromosomal protein. उन non-histone chromosomal protein के साथ भी ये अटैच होगा और finally it will lead to the formation of chromosome. Finally बनेगा ऐसा स्ट्रक्चर जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं एंड क्रोमोसोम के बारे में आप लोग ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। आपको न्यूमेरिकल कराए गए हैं, न्यूमेरिकल आप लोग अपने लेवल पर देखेंगे, खुद देखेंगे, आपको 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ तक। एक यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बीड्स कैलकुलेट कराई जा सकती है। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ एक न्यूक्लियोसोम पे कितना लंबा डीएनए कॉइल होता है, एक न्यूक्लियोसोम पे इतना लंबा डीएनए कॉइल होता है कि 200 बेस पेयर आ जाते हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ बेस पेयर कि भाई एक में एडेनिन आ गया तो दूसरे में थाइमिन, यानी एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे, तो ऐसे 200 बेस पेयर तक कवर हो जाते हैं आपके, अगर हम बात करें एक न्यूक्लियोसोम की, ठीक है। तो आपको इस स्पेस पे निकालने के लिए दे सकते हैं, जैसे आपको कह दूं मैं ह्यूमन निकालो, आपको पता है ह्यूमन के अंदर मान लो 6 × 10⁹ बेस पेयर है, एक पे 200 बेस पेयर आ रहे हैं, तो निकाल लो 6 के अंदर 6 × 10⁹ बेस पेयर के लिए हमें कितने चाहिए, डिवाइड कर देंगे, 6 × 10⁹ से 200 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ बीड्स निकल के आ जाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ बीड कैलकुलेट कराई जा सकती है, आपको लेंथ कैलकुलेट कराई जा सकती है डीएनए की, आपको बेस पेयर का नंबर कैलकुलेट कराया जा सकता है डीएनए का। और एक आपको पेपर में क्वेश्चन आया था जो पहले आपका यूटी हुआ था, जिसमें चैप्टर आ चुका है आधा, उसमें आपको ऐसी कुछ कंडीशन दी थी, क्रोमेटिन दिया था और उसमें कहा था कुछ तो कैलकुलेट करने के लिए बोला था आपको, तो आप ध्यान रखेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो यूटी का क्वेश्चन आप चेक करेंगे, वी विल डिस्कस इट टुमारो।
एक छोटा सा लास्ट टॉपिक करा देती हूँ, चारकॉफ्स रूल विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, डीएनए स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो चारकॉफ्स रूल हमारा आज के लिए लास्ट रहेगा। So the next topic is चारकॉफ्स रूल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अरविंद चारकॉफ। इसने क्या कहा? इसने कहा कि कभी भी जो डीएनए होता है ना, डीएनए, तो डीएनए के अंदर कोई चीज है जो बिल्कुल फिक्स है। कौन सी चीज उसने फिक्स बताई डीएनए के अंदर? सुनो, उसने कहा जितने प्यूरिन्स होंगे, क्योंकि प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडिन आता है, तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडिन होंगे। भाई एक सीधी बात है, जब भी एडेनिन आ रहा है उतने तब भी थायमिन, यानी एडेनिन का नंबर थायमिन का नंबर बिल्कुल इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ, ये अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल साइन लगाया है, यानी मैं कह सकती हूँ एडेनिन और थायमिन को डिवाइड करूँ तो दैट वुड बी इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल है। जितने ग्वानिन होंगे, हर बार साइटोसिन आ रहा है, तो दोनों का नंबर इक्वल होगा। तो आई कैन से ग्वानिन अपॉन साइटोसिन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो मैं ये भी कह सकती हूँ प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन, यानी जितने एडेनिन प्लस प्यूरिन, कौन कौन से, एडेनिन प्लस ग्वानिन, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल पायरिमिडिन। पायरिमिडिन इज थायमिन प्लस साइटोसिन। ये बच्चे लिखने में उल्टा करते, गलती करते थे 80 वगैरह को। प्यूरिन का नंबर पायरिमिडिन के इक्वल है, क्योंकि प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन और पायरिमिडिन के सामने प्यूरिन आ रहा है। तो A प्लस जी इक्वल टू T प्लस C, यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू 1, राइट। ये सारी बात ठीक है, बट कभी कभी एक चीज ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम एडेनिन प्लस थायमिन जो आपस में जुड़ते हैं उसको, और ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो आपस में जुड़ते हैं उनको, इनका नंबर इक्वल नहीं हो सकता। इसमें और इसमें ध्यान रखो, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए टोटल भी इक्वल आ गया। बट अगर ये है तो दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फॉर अ स्पीशीज, ह्यूमन है तो ये रेशो फिक्स है, कितना एडेनिन प्लस ग्वानिन थायमिन आएगा, कितना ग्वानिन प्लस साइटोसिन आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो इट वुड बी पॉसिबल। तो इस तरीके की ये जो कंडीशन है चारगफ ने कहा, उसने कहा किसी के भी अंदर जितने शुगर हैं उतने ही फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, राइट। तो दिस इज द रूल ऑफ अरविंद चारगफ। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल बनता है। आपको ये 4 दे रखे हैं, इनमें से किसी एक का दे दे, इतना परसेंट है, दूसरे का पूछ ले। जैसे आपको दे दिया कि, मान लीजिए आपको दे दिया कि ग्वानिन है 25% या 20%, ग्वानिन है 20%, थायमिन निकालो। तो बच्चे ग्वानिन 20 है तो साइटोसिन भी 20 होगा, दोनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों हो गए 20-20 40, बच कितना गया 100 में से 60 बच गया। तो 60 में आपके थायमिन भी आएगा और एडेनिन भी आएगा, दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी थायमिन इज इक्वल्स टू 30%। ये सब न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, आपकी नोटबुक में ऑलरेडी है। तो डीएनए स्ट्रक्चर से लेके डीएनए पैकेजिंग तक, चारगाफ के रूल तक, ये सारा कंटेंट आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का कंसेप्ट, और 2 से 3 एक्सपेरिमेंट कल की तारीख में ही हम कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर?